नमस्कार दोस्तों, संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो सीरीज़ में आरबीएससी की 9th से 12th राजस्थान की हिस्ट्री कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अपन ने 9th क्लास की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व सूर्य परंपरा नाम जिसका है, उसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस पीछे जाके प्लेलिस्ट में और तीनों चैप्टर के वीडियो को ज़रूर देख लें। यह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो इस बुक में बेसिकली राजस्थान के मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया है, जिसमें अपन पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 1857 की राजस्थान में क्रांति, फिर पढ़ चुके हैं राजस्थान में क्रांतियाँ, फिर राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, फिर चौथा चैप्टर है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। इसमें अपन पिछले वीडियो में मेर विद्रोह और भील विद्रोह के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे शुरू करते हैं उदयपुर में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील विद्रोह। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि फर्दर वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन सीरीज में उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व गिरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको मैं पहले बता दूं कि साथ में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के तहत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी के पैरेलल में राजस्थान में भी क्रांति यहाँ चल रही थी, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध चल रही थी कहीं ना कहीं। तो असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ जो राज्य था वह अन्य राज्यों के भीलों ने व ग्रासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी और ओसवाल बनिया जाति के थे। तो ये मोतीलाल तेजावत के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। वो उदयपुर राज्य के झाड़ोल जो वर्तमान में तहसील है के ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी थे और ओसवाल बनिया जाति के थे। उन्होंने कुछ समय झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में कार्य किया था। इसी दौरान वह इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में आए। झाड़ोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय आरंभ कर दिया। क्योंकि वे बनिया तो थे ही, वे भील क्षेत्रों में घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचते थे तथा पोशीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्र विचित्र के मेले में नियमित रूप से दुकान भी लगाते थे। जो बनिया जाति के ओसवाल थे मोतीलाल तेजावत, इन्होंने पहले तो कामगार के रूप में काम किया था झाड़ोल के जागीरदार के अंतर्गत, किंतु बाद में नौकरी छोड़ दी और वो एक बनिए के रूप में व्यवसाय करते थे। तो जो एक मेला लगता था, चित्र विचित्र मेला, सामलिया नामक स्थान पर पोशीना ठिकाने में, तो वहाँ पे ये नियमित रूप से दुकान लगाते थे। तो ये धीरे धीरे इस क्षेत्र में भीलों के संपर्क में भी आ गए। अपने व्यापार के माध्यम से वे उदयपुर राज्य के भीलों में अत्यधिक निकट संपर्क में आए। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों का ऐक्य आंदोलन भी आरंभ किया। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है ऐक्य आंदोलन किससे संबंधित है, तो आपको दे देंगे गोविंद गिरी, फिर मोतीलाल तेजावत, और 2 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको क्या करना है, ऐक्य आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। ऐक्य आंदोलन का उद्देश्य राज्यों और जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। ऐक्य आंदोलन का यही उद्देश्य था, जो राज्य व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध उसका प्रतिरोध करना था ऐक्य आंदोलन के तहत। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भगत पंथ या भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर उत्तर दें। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों तो झाड़ोल जागीर तक ही सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैल रहा था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से सत्ताधारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था।
अतः सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुल्म करने में के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक अन्य नेताओं के से मिले तथा उनके साथ विचार विमर्श किया। विजय सिंह पथिक जो एक बहुत बड़े लीडर थे, उनसे भी मिले और उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया। वे असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे तथा वे भीलों का ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। कौन? दोस्तों, मोतीलाल तेजावत। इस समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये था विजय सिंह पथिक से। अपनी चरम सीमा पर था, जिसने तेजावत को भी उत्साहित किया था तथा जब उसे बिजोलिया के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिल रहा था तो उसने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया। जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। जाडोल का शासक अर्थात सामंत इस स्थिति से चिंतित हो गया एवं स्थिति को नियंत्रण में लाने का ध्येय से उसने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। उसके नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गए। भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त कराने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया। इसके पश्चात तेजावत ने अपना आंदोलन और भी तीव्र कर दिया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान और आदिवासी आंदोलन के कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। भील आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया एवं तदनुसार जागीरदारों को सलाह दी गई थी। आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का ये निर्णय समर्पण का सूचक था, जिसने भीलों को इच्छा शक्ति की ओर बढ़ा दिया था। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहां भारी संख्या में भील व गरासिया आदिवासी रहते थे। सिरोही में भारी संख्या में भील और गरासिया उस समय भी रहते थे और आज भी है। वे उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे एवं सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सिरोही के भीलों और गिरासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया था। इस समय तक उन्हें यह भी पूरा भरोसा हो गया था कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम थे। किसके अनुपस्थिति में? मोतीलाल तेजावत। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। किसके बाद? उदयपुर के पश्चात। सिरोही राज्य में भी आदिवासियों की जीवन दशाएं मेवाड़ राज्य के भीलों के समान ही थी। सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर ग्रासिया आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य आरंभ किए। उसने ग्रासिया के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ एक आर्थिक संघर्ष भी आरंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों व ग्रासियों की अनेक सभाएं की और उन्हें करबंदी और राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान दिया। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि चोरा चोरी घटना हिंसक हो गई थी और महात्मा गांधी मुख्यतः अहिंसा पर बल देते थे। फलस्वरूप उन्होंने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया 11 फरवरी 1922 को। तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलन को शक्तिपूर्ण कुचलने की नीति अपनाई। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी पथिक, विजय सिंह पथिक थे, व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी पथिक और राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही में जो आदिवासी आंदोलन हो रहा था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, को समाप्त करने के प्रयास किए थे, किंतु अपने प्रयास की असफलता से झुंझलाकर ग्रासियों के मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य व अंग्रेजों की सेना ने इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। राज्य व अंग्रेज की सेना ने इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई में अनेक ग्रासियों की जानें गई तथा फौज ने अपने घर, अनाज, पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलोरिया गांव पर आक्रमण किया तथा इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया। इसमें 11 आदिवासियों की जान गई। 6 मई को भुला व नवावास नामक गांव
को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। दोस्तों 6 मई को भूला व नवावास नामक गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा तथा इन गांवों की अधिकांश झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया था। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाइयों ने भीलों व ग्रासियों का मनोबल तोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में भूला, नवावास, वलोलिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 व 12 मई 1922 को मिले एवं एक की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। इन आंदोलनकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एक ही आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित किया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है एवं इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है। मोतीलाल तेजावत ने 1923 ईस्वी के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में भाकर, सातपुर, पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। सन 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन परगनों में शांति स्थापित की जा सकी। किन परगनों में? सिरोही राज्य के भाकर, सातपुरा, पिंडवाड़ा आदि परगनों में। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ। उदयपुर व सिरोही राज्य के भील व ग्रासियों 1921 से 1929 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। उदयपुर व सिरोही राज्य के भील व ग्रासिया 1921 से 1929 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। राज्यों व जागीरदारों व अंग्रेजों ने अशिक्षित व भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला आरंभ की गई जिसने आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया था। जनवरी 1924 के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही और ईडर राज्यों में पुरस्कार घोषित कर दिए। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाएगा तब तक आदिवासी आंदोलन शांत नहीं हो सकता। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। कब? 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ तथा तेजावत को जेल में ही रखा गया। उन्हें 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे और उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रति माह का भत्ता स्वीकृत किया। पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया जब उन्हें बहुमठ क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तथा उसे फरवरी 1947 में जेल से रिहा कर दिया गया। तो मोतीलाल तेजावत का भी वही असर हुआ था जिस प्रकार भगत पंथ के संस्थापक गोविंद गिरी का हुआ था। इस प्रकार यहाँ पे उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन समाप्त होता है और मीणा विद्रोह जो 1851 से 1860 तक चला था उनके बारे में पढ़ते हैं। नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप से किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी, केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। कर्नल टोड ने इनका जीवन विवरण प्रस्तुत किया है जो उपयुक्त तथ्य को सिद्ध करता है। ये अंग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो सकी थी। वास्तव में अंग्रेज, फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, मीणा क्षेत्र, वो अजमेर के पास स्थित था की सत्ता स्थापित हो सकी थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदायों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे।
इसलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820-21 में अंग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भांति परिचित थे। अतः जहाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया। मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं थे, बल्कि वे संबंधित रियासतों के विरुद्ध भी थे, जिसके माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियों को क्रियान्वित करवा रहे थे। महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया था। नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि तथा खर्चों में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्य मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों व सूदखोरों को लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांत को पर भी धावा मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। रघुनाथ सिंह को हटा करके और महाराणा अजीत सिंह को रिप्लेस किया। वह उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुआ। इसके साथ शाहपुरा, बनेड़ा, बिचौलिया, भैंसरोड, जहाजपुर व मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं सम्मिलित थी। इनके अतिरिक्त भीम पल्टन व एकलिंग पल्टन के सिपाही 2 तोपों सहित इस सेना के साथ जोड़े गए। एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना के कहने पर जयपुर, टोंक और बूंदी राज्यों ने अपनी राज्य की सीमाएं पर चौकसी पक्की कर दी, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्यों की सीमा के मीणाओं द्वारा सहायता व समर्थन की संभावना को समाप्त कर दिया गया। उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लोहारी और बड़ी लोहारी नामक गांवों पर आक्रमण किया, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे, छोटी लोहारी और बड़ी लोहारी। सेनाओं ने इन दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया तथा मीणा परिवार मनोहरगढ़ व देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे, जहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली। इस बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्यों से तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5000 मीणा लोग जहाजपुर के मीणाओं की सहायतार्थ पहुंच गए थे। उदयपुर की सेनाओं ने भरसक प्रयत्न किए, किंतु सघन झाड़ियों व पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्रवाइयों में अनेक रुकावटें उत्पन्न हो गई थी। इसलिए इस सेना का कोई सफलता नहीं मिली। राज्य सेना के लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए। दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट व हड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे तथा जहाजपुर व इटोदा में 1 महीने तक रुके रहे। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए। कब? जनवरी 1855 के अंत तक। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़ की सेनाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी एवं मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित एक जगह थी देवली, जो टोंक में है, पर एक सैनिक छावनी की स्थापना की। मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के ध्येय से छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित किए गए। इस प्रकार मीणाओं का विद्रोह दबाया जा सका। 1855 ईस्वी में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया, जो 1857 से 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती रही। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। किसके स्थान पर? 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके मीणा कोर की स्थापना की गई। देवली में इस सेना का गठन राजस्थान के आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी नीति का विस्तार कहा जा सकता है। दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। वास्तव में इस तरह के दमनात्मक उपायों का विस्तार आदिवासी समस्या का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय व अपवित्र औपनिवेशिक व सामंती मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ आशा नहीं की जा सकती थी। पुनः जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह किया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 में को चंदन सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर एक सेना भेजी। उसने गाडोली व लुहारी
जो मीणा मुखियाओं के गांव थे पर आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांव को लूटा और आगजनी भी की। भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया तथा 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया था। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया था। दोस्तों, इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, जिसमें अपन ने पढ़ा था मेहर विद्रोह, भील विद्रोह, उदयपुर में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में विद्रोह और फिर मीणा विद्रोह के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। अब अपन अभ्यास प्रश्न करते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। फिर है मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था? फिर भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था? 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया था? इन दोस्तों इन क्वेश्चन के आंसर बहुत सरल हैं। अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सार है। फिर अति लघुरात्मक प्रश्न है, 19वीं सदी में राजस्थान में हुए भील विद्रोह के कारणों को रेखांकित किए। तो दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट 5 कारण दे रखे हैं, आप 5 कारणों को मेंशन कर सकते हैं और ये आपके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो सकती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, भील समुदायों में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो गोविंद गिरी ने किस प्रकार भीलों और ग्रासियों को संगठित किया था डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के बारे में, इसके बारे में बता सकते हैं आप। फिर थर्ड क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन कीजिए। तो किस प्रकार उदयपुर क्षेत्र में मोतीलाल तेजावत ने व्यापारी, जो स्वयं एक बढ़िया व्यापारी थे, घूम करके उन लोगों को जागृति की थी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर, इस सब के बारे में लिख सकते हैं। फिर निबंधात्मक क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलन की समीक्षा कीजिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व ये 4 हुए थे, मिलते मेर विद्रोह, भील विद्रोह, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में विद्रोह और मीणा विद्रोह। इसके बारे में संक्षिप्त लिख के और आप पूरे चैप्टर का सार भी आंसर राइटिंग के रूप में लिख सकते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है, 1851 ईस्वी से 1860 ईस्वी के मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, अपन ने लास्ट पार्ट, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में जो पढ़ा था वही इसका पूरा आंसर है। तो यहाँ दोस्तों 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इस बुक के, टोटल 7 चैप्टर है। जल्दी ही अपन इस बुक को कवर कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।